हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो एक फोबिया के तौर पर स्टूडेंट में रहता है कि हम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है या नहीं। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें इंग्लिश का जो फोबिया है स्टूडेंट से कैसे बाहर जाएगा, यानी कि इंग्लिश को हमें कैसे पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम इंग्लिश को अच्छे से क्रैक कर सकें, उसमें सम्मानजनक स्कोर ला सकें या फिर जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना लाकर अदर सब्जेक्ट पर फोकस कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें। देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इंग्लिश को लेकर विद्यार्थियों में वाकई में थोड़ा सा तो डर रहता है, यानी कि वो बैकफुट पर रहते हैं कि इंग्लिश में मैं कुछ भी कर लूं, मेरे नंबर नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। उस राज्यों में से कुछ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी है, यानी जो उत्तर भारत की बेल्ट है, हिंदी वाले जो राज्य हैं, हिंदी राज्य हैं, वहाँ पर ये अमूमन लगभग मान के चलिए 30 से 40 या 50% बच्चों में ये शिकायत देखने को जरूर मिलती है। इसीलिए जो जितने राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश को हटा ही दिया जाता है। जानते हैं कि बच्चों को उसमें समस्या आएगी, इसलिए उस एग्जाम से इंग्लिश के पोर्शन को हटा दिया जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो यानी बीएसएससी हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर एमपी एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, छत्तीसगढ़ एसएससी हो, इन सब में कहीं ना कहीं इंग्लिश को हटा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को इसमें समस्या आती है और अच्छे विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं, यानी मैथ उनकी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जनरल नॉलेज अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश को हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है, यही है हमारा आज का विषय। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, यानी पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं बोलना सीख रहा हूं और मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टिक करना है, क्लिक करना है, बोलना नहीं है। बोलना इंटरव्यू में होता है, जहां पर अपनी आप भाषा को चुन सकते हैं, या तो इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। तो हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, यानी उसके लिए इंग्लिश की जो तैयारी करनी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से करनी के तरीके से करनी है, ना कि स्पोकन इंग्लिश के तरीके से। ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो महत्वपूर्ण रोल है वो होता है ग्रामर का। ग्रामर आपको आनी ही चाहिए, हालांकि ग्रामर दोनों में इक्वल होती है। ग्रामर अगर नहीं आएगी तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो भूल ही जाइए। पूरी इंग्लिश ही ग्रामर पे बेस है। बहुत लोग कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर रीड करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए। अगर आप ग्रामर की समझ नहीं रखते हैं, हैज़, हैव, हैड, कहाँ लगाना है, कहाँ यूज़ करना है, कैन, कुड, विल और ये वुड, ये सब आपको कहाँ यूज़ करना है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर भी आप एक रट्टा मार के निकल जाएंगे। आपको जब पूरा आप एडिटोरियल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने तो वेस्ट कर दिया अपना टाइम, मेरा 15 मिनट आधा घंटा वेस्ट हो गया, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ग्रामर पर फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए। ग्रामर पर फोकस करने के लिए आपके पास कई ऐसी बुक्स हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्कूल लेवल की आप रेड एंड मार्टिन ले सकते हैं, या फिर और भी जो राज्य स्तर की बुक्स आती हैं, और उसमें भी अगर आपको बहुत ही बेसिक सीखना है तो आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं। मार्केट में इसके अलावा भी ए.के. सिंह हो गए या फिर एस.पी. गुप्ता हो गए, इन सब अच्छे राइटर्स की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स हैं जो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं, कई ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने अच्छे खासे वीडियो को बेसिक
नॉलेज के साथ, यानी कि पूरा डिटेल में इजी टू मॉडरेट लेवल तक ग्रामर को बताया है। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आप सर्च करिएगा, आपको वो मिल जाएंगे चैनल। व्यूज पे मत जाइएगा, व्यूज से कभी भी आप किसी चैनल को जज मत करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या समझ में आ रहा है। कभी होता है कि 100 व्यूज वाले का मैटर आपको समझ में आ रहा है और 1 लाख वाले का समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चली 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट या 2.5 घंटे क्लास चली। अगर आप उसे फिल्टर करेंगे तो मैटर पढ़ाया गया 40 मिनट का, आपने 2 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर वही रिकॉर्डिंग के साथ अपलोड किया जा रहा है वीडियो जो आप बाद में देख रहे हैं, उसमें 30 मिनट में ही उस मैटर को पढ़ा दिया गया, तो आप 2 घंटे बैठेंगे या फिर 30 मिनट बैठेंगे, ये भी जज करिएगा। इसलिए आप ऑनलाइन से बेहतर है कि जो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उन पर फोकस करिए। बहुत बड़े वीडियो मत देखिए, उसमें आपको बोरियत होने लगेगी। तो ग्रामर के लिए आप बेसिक बुक्स पढ़िए, ग्रामर पर पकड़ बनाइए। ग्रामर अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्लियर नहीं होंगे, तो आप फिर पढ़ते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा वोकैब। वोकैब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी टीचर हो, कोई भी बेहतर या बढ़िया स्टूडेंट हो, उसे भी वोकैब याद करनी ही पड़ती है। बस वो ये करते हैं कि सेंटेंस जब, जैसे वोकैब उन्होंने पढ़ा, उसका उन्हें हिंदी अर्थ पता चल गया, तो उन्होंने जो सेंटेंस पढ़ा उससे उसको रिलेट कर दिया, उनको सेंटेंस समझ में आ गया। आप जब वोकैब पढ़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है, वोकैब से ही आपको सेंटेंस समझ में आ जाता है, सेंटेंस से वोकैब समझ में नहीं आता है, लेकिन वोकैब से सेंटेंस समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो वोकैब पर आप वोकैब की तैयारी कैसे करेंगे? वोकैब के लिए आप एडिटोरियल पढ़िए। इसमें मैं बोलूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको रोज कम से कम 10 वोकैब ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए नई साबित होंगी। अगर मान लीजिए आपने एक वोकैब पढ़ा, फिर आपने उसका सिनोनिम्स छांटे या फिर उसके एंटोनिम्स को आपने छांटा, यानी कि पर्यायवाची को या फिर विलोम को छांटा। अगर आपने 5-5 भी शब्द ले लिए तो 10 तो ये हो ही गए ना, और जो आपको हिंदी अर्थ पता चला वो 11वां हो गया। तो इस तरीके से आप डेली 10 वोकैब भी तैयार करते हैं, उसका डेली रिवीजन करते हैं, तो महीने में आपने 300 वोकैब तैयार कर ली। मान के चलिए 300 प्लस ही होगी, और ये नए भी होंगे पुराने भी होंगे। अगर पुराने हो रहे हैं तो आप क्लिक करिए, नया कोई वर्ड चूज करिए, लेकिन वोकैब को तैयार करिए। उसमें देखिए, आप जो बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के, और लाइव क्लास में भी बच्चा उनसे पूछता है कि मैम या सर इस वर्ड का अर्थ क्या होगा, वो देखिए एकदम बेहिचक बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने इतना पढ़ रखा होता है, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि उस वर्ड को वो कनेक्ट कर लेते हैं सेंटेंस से, या फिर उसका सिनोनिम्स याद आ जाता है उनको, या फिर एंटोनिम्स याद आ जाता है, तो उससे वो रिलेट कर लेते हैं। तो ये इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है। तो वोकैब के लिए आप एडिटोरियल पेज पढ़िए, और एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे उसमें से आपको मीनिंग छांटनी है और लिखना है, लर्न करना है। पूरी कॉपी मत बनाइए, कॉपी तो डिक्शनरी है ही, मार्केट से जाकर डिक्शनरी खरीद लाइए, एक और डिक्शनरी मत बनाइए। लेकिन हाँ, आप नोट्स करिए, उसको याद करिए और रिवीजन करते जाइए। रिवीजन करेंगे तो वो वोकैब कभी खत्म, यानी कि दिक्कत नहीं करेगी आपके पास। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया। फिर चौथा है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव पर ध्यान दीजिए, या फिर जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, उस पर भी फोकस करिए। विगत 2 वर्षों से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि एसएससी क्या कर रहा है कि एसएससी हो या फिर आईबीपीएस एग्जाम हो, ये अनसीन पैसेज इतने टफ दे रहा है कि बच्चों को उसे समझने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ये क्या करते हैं, उन्होंने ये समझ रखा है कि जो कुछ सेंटेंस होते हैं वो बट से स्टार्ट नहीं होते हैं या फिर हेंस से स्टार्ट नहीं होते हैं, कुछ उन लोगों ने वर्ड पकड़ रखे हैं। ये भी यूट्यूब पे ही बताया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने लाइन पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ लिया, बच्चों को समझ में नहीं आया। ये उन बच्चों को समझ में नहीं आता है जो या तो एडिटोरियल पेज का अध्ययन नहीं करते हैं, या फिर जिनकी ग्रामर पर पकड़ नहीं है और वोकैब पर पकड़ नहीं है। अगर इन दोनों पर आपकी पकड़ है, इसके साथ आपने किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज लगातार पढ़ा हुआ है, एक रूटीन बनाया हुआ है, तो अनसीन पैसेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। अनसीन पैसेज ही आपको कम से कम 5 से 10 नंबर क्लियरली दे सकता है। जब आपकी ग्रामर मजबूत होगी तो आप सेंटेंस करेक्शन भी कर लेंगे, यानी कि जो ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, एरर वाले,
क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रामर आपकी मजबूत होनी चाहिए। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसमें भी आपको ग्रामर और वोकैब दोनों का रोल रहता है। तो अगर हम देखें तो ग्रामर और वोकैब बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको समझनी है पर्याप्त मात्रा में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश तैयार करना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप रोज अगर 1.5 से 2 घंटा सिर्फ इंग्लिश को दीजिए तो एक महीने या 45 दिन में आपको इंप्रूवमेंट आपके मॉडल पेपर में दिखाई देने लगेगी, या फिर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक न्यूज़पेपर का अध्ययन करिए, द हिंदू ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं। उसका एक एडिटोरियल पढ़िए। शुरुआत में आपको 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप एक लय में पढ़ते चले जाएंगे और आपको कहीं पर भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वोकैब वही आपको एडिटोरियल दे देगा। ग्रामर के लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बेसिक बुक ले लीजिए। अगर बेसिक बुक नहीं लेना चाहते तो मार्केट में हजारों बुक्स हैं, लेकिन किसी एक बुक को 100 बार पढ़ लीजिएगा। 100 बुक्स को एक बार मत पढ़िएगा। एक बुक को 100 बार जब आप पढ़ेंगे, एक क्लास के देखिए, एक टीचर इसलिए मजबूत होता जाता है, उसकी नॉलेज इसलिए बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए वो एडजेक्टिव, एक टीचर एडजेक्टिव ही महीने भर में अलग अलग बैच में कितनी बार पढ़ा देता है, वैसे ही एक बुक को आप जब 100 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे तो वो मैटर आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्व करिए, सेट पेपर सॉल्व करिए, डिस्कशन करिए। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर फिर भी सुधार नहीं हो रहा है तो एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एग्जाम क्लियर करिए। इस फोबिया को दूर करिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और ना आ सकती है। आप इन रूल्स को अपनाइए और इसके बाद आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्री है तो 25 में से 15 से 18 नंबर या फिर 18 से 20 नंबर जरूर ला सकता हूं। ये मैं वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो 22 से 23 नंबर भी लाते हैं, कभी कभी 25 में 25 नंबर भी लाते हैं। अब आपको जज करना है कि आप उन 18 से 20 वाले में आ रहे हैं, 15 से 18 वाले में आ रहे हैं, या फिर 25 में 25 में, या फिर सिर्फ 10 या 7-8 पर ही रुकने का आपका मूड है। इसलिए फोकस करिए, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, इस फोबिया को खत्म करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, जो समझाया गया वो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।